नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 15वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा 1980 में। 25 अक्टूबर 1980 को भारत सरकार के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो यह हाइड्रोजन, यहाँ से हो जाएगा ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है? तो ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल फ़ोन चार्जर में अपचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को घटाने का काम करता है। चौथा क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कटा हुआ हीरा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाहट के साथ चमकता है, और हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक यानी कि 2.42 होने के कारण इसका क्रांति कोड लेवल जो होता है वह 24 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो यह हो जाएगा रेशम। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ऊन हो गया, रेशम और चमड़ा, ये सभी जो है प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आते हैं। तो रेशम ऑप्शन में दिया गया, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है आपका कि यूरिया है? तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। और यूरिया में करीब 46.7% जो है नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है, और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में किसकी होती है? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टन की होती है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का जो है फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है ये एलपीजी, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। पूछा जाता है प्रश्न कि एलपीजी किसका मिश्रण है? तो यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी ये सामान्यतः एक गंधहीन गैसीय उत्पाद है। हालांकि इसके रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे कि इथाइल मरकैप्टन आदि मिलाया जाता है। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा आपका इथाइल मरकैप्टन। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। गीदड़ को छोड़कर जो है आप हिरण, जेब्रा और घोड़ा इन सभी में खुर पाए जाते हैं। और नौवां प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी है? तो यह है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। भारतीय गणतंत्र की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। ये आपका अनुच्छेद 100 में इसका वर्णन है। 10वां क्वेश्चन आपका, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन ये है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कथन आर है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा कि ए जो है आपका अभिकथन सत्य है, कथन आर जो है वो आपका असत्य है। 11वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका गठन 1952 में किया गया था, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और राज्यसभा में जो है सीटों की संख्या कुल यानी कि अधिकतम कितना हो सकता है? तो 250 जो है अधिकतम इसका सदस्य संख्या हो सकता है। और इसका गठन जो हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 को इसका सबसे पहले गठन हुआ था, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वह 13 मई 1952 को
राज्यसभा का पहली बैठक हुई थी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? वह है राष्ट्रपति। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत जो है केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। और सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसरण में 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। 13वां प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और 14वां प्रश्न आपका, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है? तो यह केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। और 1 अप्रैल 2015 को जो है इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी गई थी। 15वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश में जो है कुल 75 जनपद हैं। और मंडल यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो कुल 18 मंडल हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला यदि पूछा जाएगा तो लखीमपुर खीरी, ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वह बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। और ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से यह घिरा हुआ है। 16वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा 13वें शिलालेख के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण किया था? तो इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन से हो जाएगा। कृष्णदेव राय का शासनकाल ये विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां इन्होंने धारण की थी। तो यहाँ पे आंध्र भोज दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है या कहा गया था? तो इल्तुतमिश को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और ऐबक ने प्रारंभ से ही इसे सर-ए-जहांदार यानी कि अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी जो है इल्तुतमिश से किया था। 19वां क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वह 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी जो है पराजित हुई और इब्राहिम लोदी वह रण क्षेत्र में मारा गया। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 21 अप्रैल 1526। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 में, दूसरा पानीपत का युद्ध जो है वो आपका 1556 में, और तीसरा जो है वो 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली यानी कि अफगानों के बीच हुआ था। 20वां प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा उत्तराखंड में। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है, जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद जो है नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था और मई 2015 में
इसे पर्यटकों के लिए खोला गया। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो ये जोजिला दर्रे से होकर के, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जोजिला दर्रा ये श्रीनगर को जो है लेह से जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। 22वां प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। बी ऑप्शन से हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है। 23वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक है ये। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह कर्नाटक है। ये अकेले भारत के जो है कॉफ़ी उत्पादन का 70% ये अकेले कॉफ़ी उत्पादित करता है। 24वां प्रश्न है, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तातीपाका तेल शोधनशाला ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के अधिकार क्षेत्र में है यह। 25वां प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये प्रश्न UPPSC के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ याद रखिएगा सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 26वां प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें आपका मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये सभी प्रमुख हैं। और यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं की आहार श्रृंखला में भी पहुँचता है, और विभिन्न प्रकार की ये गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को यह ग्रस्त करता है। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो धान का खेत ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि वन, झील और घास का मैदान ये सभी जो है प्राकृतिक जो है पारिस्थितिक तंत्र हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करता है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 से लेके 300 गुना अधिक तेज़ी से ये संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। तो याद रखिएगा यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका मोटर वाहन से और सिगरेट के धुएं से ये गैस जो है निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 29वां प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो सबसे पहला दिया गया है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे व्यक्तिक सत्याग्रह से संबंधित थे, ए का हो जाएगा। दूसरा वीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ये होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। होम रूल आंदोलन 2 लोगों के द्वारा चलाया गया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों लोगों के द्वारा। तो यहाँ जो है एनी बेसेंट ऑप्शन में नहीं है। तो बीजी तिलक जो है आपका हो जाएगा बी का पहला। औड़ा आसफ अली का संबंध हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह जो है भूमिगत रहकर इन्होंने आंदोलन को सपोर्ट किया था, सी का हो जाएगा चौथा। और सरोजनी नायडू ये धरसना रेट से संबंधित हैं, डी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। 2 1 4 3। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाओ समिति का गठन किया था। काकोरी कांड पूछा जाता है ये आपका कब घटित हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को यह जो है घटित हुआ था। 31वां प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो
18 जुलाई 1947 को ये प्राप्त हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसे अगले दिन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे विधेयक को पारित कर दिया गया। उसके पश्चात जो है विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो मिली थी 18 जुलाई 1947 को दी गई थी। 32वां प्रश्न है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रफ़ीक ज़कारिया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह रफ़ीक ज़कारिया थे। 33वां प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ है? तो यह है बीजिंग चीन में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 34वां क्वेश्चन है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति घोषित की गई थी कब? तो यह अप्रैल 2000 में घोषित किया गया था। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है? तो यह है WTO। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी जो है संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को जो है WTO की स्थापना हुई थी। और किस संधि के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी पूछा जाता है? तो मराकेश संधि के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और 15 अप्रैल 1994 को जो है 124 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। दोस्तों यदि आप UPPSC और UPSSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप टेस्ट UPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है और यह प्रत्येक संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इससे जो है आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। फिर जो है फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं? तो आप देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, उसके बाद अनलिमिटेड PDF नोट्स हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। उसके बाद प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। उसके बाद बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल है अनअकैडमी पर लक्ष्य UPPSC अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका 31 मार्च से जो है शुरू हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद लक्ष्य UPPSC 2022 ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स दोनों है, ये 1 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं UPPSC की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन है 60 डेज का UPPSC प्रीलिम्स GS के लिए, तो ये आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन 60 डेज UPPSC प्रीलिम्स CSAT के लिए ये बैच है, ये भी आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और अभी जो आप देख सकते हैं UPPSC अपर सबऑर्डिनेट लोअर PCS RO UPSI UP3+ PET लेखपाल BEO और ऑप्शनल कोर्सेज के लिए जो है अनअकैडमी पर बैच अवेलेबल है। तो आप जो है जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। आप देख सकते हैं कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर उसके साथ यदि तो 1260 रुपये पे करना है। उसके बाद 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का जो है 5040 है और 1 साल का 6300 और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये पे करना है। हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, जिससे आपको जो है तत्काल वहाँ पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। 36वां प्रश्न है निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? वो सुभाष चंद्र बोस ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान
कहाँ स्थित है? तो यह खुर्जा में है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित एक कस्बा है और यहाँ केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो है केंद्र की स्थापना की गई है। ये आपका क्वेश्चन सुपर टेट में भी जो है पूछा जा चुका है। 38वां प्रश्न है, 22 नवंबर 2020 को संपन्न एटीपी फाइनल्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 23 से लेकर 25 नवंबर 2020 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया जा रहा है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 23 से लेकर के 25 नवंबर 2020 के मध्य भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, नाम है इसका सिम्बेक्स 2020 का आयोजन जो है अंडमान सागर में किया गया। यह इस अभ्यास का जो है 27वां संस्करण था और इसका आयोजन वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है आपसी अंतर संचालन को बढ़ावा देना और एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना है। अगला क्वेश्चन है, 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के मध्य त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका अंडमान सागर में ये भी जो है आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2020 को किसे लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनको लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्यिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 42वां प्रश्न है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और सबसे पहले जो है इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 1996 में किया गया था। तभी से जो है प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में मनाया जाता है। 43वां प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी कहाँ पर? तो ये आपका महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 44वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आयोडीन का संबंध है घेघा से, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। जिस तरह आयोडीन का संबंध घेघा से है, इंसुलिन का मधुमेह से हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है और आयोडीन की कमी से जो है घेघा रोग होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ। 45वां क्वेश्चन है, कथन दिया गया एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर नीचे गिर पड़ी। इस घटना के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा कि यह एक संयोग है, क्योंकि इस कथन से यह निष्कर्ष जो है तर्कसंगत रूप से प्राप्त हो रहा है कि यह एक क्या है, संयोग है कि कौवे के खजूर के पेड़ पर बैठने के साथ ही खजूर जो है वह नीचे गिर पड़ी। 46वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है विषम यानी कि भिन्न कौन सा होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे बांसुरी। वायलिन, पियानो और हारमोनियम हाथ की सहायता से बजाने वाले संगीत ये यंत्र हैं, जबकि बांसुरी यह मुंह से बजाई जाती है। और 47वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म को चुनिए। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा बुधवार। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तब 1 जनवरी 2000 को पड़ने वाला दिन बुधवार होगा, क्योंकि वर्ष में आगे बढ़ने पर प्रत्येक वर्ष में एक दिन वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और 48वां क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा?
तो ये मान लीजिए जो है घड़ी हो गई, तो कह रहा है कि घड़ी, ये मान लीजिए घड़ी हो गया कि 3:15 ये जो है दर्शा रहा है, तो 3:15 आपका यही होगा। तो इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब ये है, तो सही समय क्या होगा। तो सही समय जो है यहाँ आपका हो जाएगा 8:45, जो है डी विकल्प से। ये प्रतिबिंब है और इसका सही समय देखा जाएगा तो 8:45 होगा आपका। 49वां प्रश्न है, किसी भाषा में प्रेयर को MOXVBO के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में सैल्यूट को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P को कोड किया गया है यम, तो MNOP यानी कि P के पहले यम आता है, यानी कि -3 हो जाएगा यहाँ। R को कोड किया गया है O, तो OPQR यहाँ भी जो है -3 हो रहा है। A को कोड किया गया है X, तो XYZA यहाँ भी -3। अब देखिए सभी में जो है -3 जो है कोड किया गया है। तो इस तरह आपको सैल्यूट को भी जो है कोड कर लेना है। तो यस के पहले 3 जो है क्या होगा, तो PQR यस हो जाएगा। फिर ए को आप कोड करेंगे, ए के पहले 3 तो हो जाएगा आपका एक्स। यल को इसी तरह जो है 3 पहले लिखेंगे तो हो जाएगा आपका IJKL होता है। यू को कोड करेंगे आप तो आपका RSTU आर हो जाएगा यहाँ पे। फिर जो है टी को कोड करेंगे तो क्यू हो जाएगा यहाँ। ई को कोड करेंगे तो बी हो जाएगा। तो PXIRQB यानी कि आंसर जो सही होगा आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो ये हैं अजय मल्होत्रा, बी विकल्प सही हो जाएगा। फरवरी 2021 में अजय मल्होत्रा ये संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का 15वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो हम 14 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।